अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये मैथ्स की किस ब्रांच में आता है। तो हम जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हिंदी में कहते हैं अवकलन या समाकलन, ये जो हम पढ़ते हैं ये हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो आज से शुरू हो रहा है कैलकुलस वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम कैलकुलस पे स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और सबसे लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब कैलकुलस में आएगा। ऐसा नहीं है कि कैलकुलस आपका अब स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलस आपने 11th क्लास में भी पढ़ लिया था। 11th क्लास में आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर आपने फंक्शन के ग्राफ के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने लिमिट पढ़ी और फिर आपने डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। यह सब कैलकुलस में ही आता है और अब हम कैलकुलस को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन से। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि कैलकुलस क्या होता है। व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस गणित की वह शाखा है जिसपे हम परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या है कैलकुलस? जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ चेंज, जिसमें हम बदलाव के बारे में बात करते हैं, जिसमें बदलाव के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ चेंज। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं चेंज जो परिवर्तन है वह प्रकृति का नियम है और आपने सुना भी होगा परिवर्तन संसार का नियम है। तो संसार की हर चीज में चेंज होता है, हर चीज में परिवर्तन होता है और ये जो चेंज होता है, किसी भी चीज में जो चेंज होता है वो किसी दूसरी चीज की कंपैरिजन में होता है। एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए आपको। अगर सपोज मैं अपने किसी साथी के साथ कार में ट्रैवल कर रहा हूँ तो अपने साथी की कंपैरिजन में तो मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कार के बाहर अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी कंपैरिजन में मेरी पोजीशन में चेंज हो रहा है। इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। सपोज हमने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल किया और अगर मैं आपसे पूछूं 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो क्या आप बता दोगे? आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो अगर हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन, जिसको स्पीड कहते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर हमें स्पीड पता हो तो हम इजीली बता देंगे कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की हर एक वस्तु परिवर्तनीय है, संसार की हर एक चीज़ में चेंज होता है और ये जो चेंज होता है ये किसी दूसरे चीज़ की चेंज की कंपैरिजन में होता है। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों के बीच में, इन दोनों, यहाँ पे हम क्वांटिटी वर्ड यूज करेंगे, इन दोनों क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होता है, जैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया एक क्वांटिटी में चेंज दूसरे क्वांटिटी में चेंज की कंपैरिजन में होता है। क्योंकि यहाँ पे चेंज है तो इसलिए दोनों क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से, और ये वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे डिस्टेंस टाइम में टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्योंकि डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो इस तरीके से दो क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है, स्पेसिफिक रिलेशन जिसको फंक्शन कहते हैं, उसको इस तरीके से लिखा जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल, और हिंदी में से कहेंगे स्वतंत्र चर, ठीक है। और y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। तो जब x में चेंज होगा तो x के चेंज होने पर y में भी चेंज होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलस में चेंज को स्टडी करते हैं, ठीक है। जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो ये चेंज है, स्टडी ऑफ चेंज, इसमें भी दो तरह के आइडिया होते हैं। एक तो होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज भी यहाँ पे दो तरह का होगा। एक तो होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज, एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ चेंज, ठीक है। हिंदी में तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, नाम से लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे परिवर्तन की दर, जिसको डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव। दूसरा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस, एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है। जो चेंजेस हुए हैं उनको इकट्ठा करना। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्पीड वाला एग्जांपल देता हूँ। सपोज 20 मीटर की डिस्टेंस है और 20 मीटर की डिस्टेंस हमने 5 सेकंड में ट्रैवल करी, ठीक है। 20 मीटर की डिस्टेंस 5 सेकंड में ट्रैवल की है, तो स्पीड क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया, रेट ऑफ चेंज, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मीन्स एक एक सेकंड में उसकी पोजीशन में 4 मीटर का चेंज हो रहा है। तो अगर हमें इसको अब क्वेश्चन उल्टा करूँ, 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी उसने, तो अगर इसको एक्यूमुलेट करें 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, तो इस तरीके से हम 1 सेकंड लेकर के 5 सेकंड तक ले लेंगे। तो इनको सबको ऐड कर लेंगे, इनको सबको एक्यूमुलेट कर देंगे, 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर, इनको 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो जो चेंजेस हुए हैं उनको एक्यूमुलेट करना, उन्हें इकट्ठा करना, ये होता है इंटीग्रल। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलस में डेरिवेटिव और इंटीग्रल मीन्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दो को स्टडी करेंगे, और वो एक तरह से क्या है, स्टडी ऑफ चेंज। अच्छा, अब देखिए ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x में चेंज होगा तो x के चेंज होने पर y में भी चेंज होगा, और ये जो चेंज होता है इस चेंज को हम शो करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, ठीक है। और अभी हमने समझा कि कैलकुलस क्या है, स्टडी ऑफ चेंज, ठीक है। और चेंज को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरह से कैलकुलस में ग्राफ की ही स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो अब जो ये ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ कैसा है, इसकी किस तरह का इसका नेचर होगा, तो अब इसको आगे हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। चलिए अब समझते हैं कॉन्टिन्यूटी को। सपोज एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका जो ग्राफ होगा ये कॉन्टिन्यूस होगा इफ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पेन, ठीक है। अ ग्राफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ इट कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पेन, ठीक है। अगर हम बिना पेन उठाए ये जो फंक्शन है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करते हुए हमने कहीं पे भी पेन नहीं उठाया, विदाउट लिफ्टिंग पेन, अगर हम ग्राफ को ड्रॉ कर पाए तो वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ जो ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ को मैंने ऐसे ड्रॉ किया इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बीच में गैप आ गया है, इसको मैंने होल से रिप्रेजेंट किया है, तो मुझे यहाँ से पेन उठाना पड़ गया है ना, और फिर इसे ये ड्रॉ किया। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे पेन उठाना पड़ा है, तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। यहाँ पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस
नहीं है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू ए है, ठीक है। तो जब यहाँ से इधर से लेफ़्ट से इस तरफ अप्रोच कर रहे थे, यहाँ इस तरफ, ठीक है। सपोज यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो b है, ठीक है। तो जब यहाँ लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो देन y टेंड्स टू b, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ये पढ़ा है अपने 11th क्लास में लिमिट में, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। मीन्स हम यहाँ से लेफ्ट से, a नेगेटिव का मतलब है a से जस्ट बहुत छोटी वैल्यू इसके जस्ट पीछे, ठीक है। तो यहाँ से जब इस तरफ टेंड्स कर रहे हैं, इस तरफ अप्रोच कर रहे हैं, देन y टेंड्स टू b f ऑफ x। अब राइट से देखो, जब हम राइट से भी यहाँ पे a की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे a की तरफ आ रहे हैं, यहाँ a की तरफ अप्रोच हो रहे हैं, देन y टेंड्स टू, यहाँ पे भी y टेंड्स टू क्या है, b इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। इसे राइट हैंड साइड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल है, मीन्स लेफ्ट से भी हम y टेंड्स टू b हो रहा है ना। और जब राइट से भी जा रहे हैं, यहाँ से इधर से भी, यहाँ से भी अप्रोच कर रहे हैं, देन y टेंड्स टू b। तो लेफ्ट से भी b की तरफ जा रहा था ग्राफ, राइट से भी b की तरफ जा रहा था। यहाँ तक तो ठीक था, सही चल रहा था। लेकिन जैसे हम a में पहुंचे, a पे हमें y की कोई वैल्यू नहीं मिली, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो y इक्वल टू एफ ऑफ a हमें कोई वैल्यू नहीं मिली। और ये तब होता है जब x इक्वल टू a पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a, क्यों? क्योंकि क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेक आ गया। और ब्रेक आने की वजह से ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। नॉट डिफाइंड किस कंडीशन में हो सकता है? सपोज अगर कोई फंक्शन इस तरीके से y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस a, तो अगर यहाँ पे x की जगह पर हम a रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस a 0। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे a रखें, a माइनस a 1 अपॉन 0, और ये क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए ये जो दूसरा वाला ग्राफ है, दूसरा वाला ग्राफ भी यहाँ पे x इक्वल टू a पे, यहाँ पे ये बीच में होल है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे बीच में ब्रेक है। तो यहाँ पे भी x इक्वल टू a पे ये डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ, यहाँ पे इसलिए डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि जब यहाँ लेफ्ट से x टेंड्स टू a, जब यहाँ से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, x टेंड्स टू a, देन y टेंड्स टू b। राइट से भी यहाँ से, जब हम यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं a की ओर, x टेंड्स टू a, देन y टेंड्स टू b, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट से तो लिमिट सेम है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट a पे पहुँचे, यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो c है, ठीक है। f ऑफ a इक्वल टू c, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू c है, ठीक है। और जबकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट b, राइट हैंड साइड लिमिट b, हम यहाँ से b की ओर जा रहे थे, यहाँ से भी हम b की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे a पे पहुँचे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू c होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रेक आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a। इट मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल है राइट हैंड साइड लिमिट, लेकिन अगर ये उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा तो वहाँ पे उस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला ग्राफ, यहाँ पे तो साफ पता लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम लेफ्ट से इस तरफ अप्रोच कर रहे हैं, x टेंड्स टू a, देन y टेंड्स टू, सपोज यहाँ पे ये b है, ठीक है। एंड यहाँ से देखिए फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो जब राइट से हम a की ओर अप्रोच कर रहे हैं, x टेंड्स टू a, देन y टेंड्स टू, सपोज यहाँ पे ये c है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट b, राइट हैंड साइड लिमिट c, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, a नेगेटिव f ऑफ x का मतलब कि जब यहाँ से
राइट से ए की ओर अप्रोच कर रहे हैं, देन y टेंड्स टू b, इसकी वैल्यू b होगी, ठीक है। और जब राइट से लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, a पॉजिटिव f ऑफ x का मतलब है कि जब हम यहाँ से राइट से a की ओर अप्रोच कर रहे होंगे देन y टेंड्स टू c, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू c है, राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या थी, b, b नॉट इक्वल टू c, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और इसलिए यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट से हम b की ओर अप्रोच कर रहे थे और राइट से c की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा और ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्राफ 4, यहाँ पे भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे डिसकंटिन्यू का रीज़न ये है कि जब हम यहाँ से लेफ्ट से ए की ओर अप्रोच कर रहे हैं देन y टेंड्स टू इन्फिनिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो इसकी इन्फिनिट है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, ये इन्फिनिट है, ठीक है। राइट से देखो, राइट हैंड साइड से लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, तो जब राइट से a की ओर अप्रोच कर रहे हैं देन y टेंड्स टू, सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू b है, इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड लिमिट यहाँ पे b है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इन्फिनिट है और यहाँ से b की ओर अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड लिमिट b है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक आ गया और ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी पॉइंट पे कोई भी लिमिट, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो चाहे राइट हैंड साइड लिमिट हो, अगर वो इन्फिनिट तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इन्फिनिट है तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया पॉइंट x इक्वल टू a पे, ठीक है। इसी तरीके से जो लास्ट वाला ग्राफ है, तो यहाँ पे तो लेफ्ट से भी लिमिट इन्फिनिट है और राइट से भी लिमिट इन्फिनिट है, और सपोज यहाँ पे x इक्वल टू a पर यहाँ पे वैल्यू है b, ठीक है। f ऑफ a पॉइंट a पे फंक्शन की वैल्यू b है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इन्फिनिट, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये भी इन्फिनिट है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों ही लिमिट इन्फिनिट है, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एक लिमिट इन्फिनिट हो तो यहाँ पे तो दोनों ही लिमिट इन्फिनिट है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो बिना पेन उठाए हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये हर पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं x इक्वल टू a पे, ठीक है। तो x इक्वल टू a पर भी यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है। आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ से लेफ्ट से a की ओर अप्रोच कर रहे हैं देन y टेंड्स टू b, और जब राइट से a की ओर अप्रोच करेंगे देन y टेंड्स टू b, और a पे यहाँ देखो पॉइंट a पे फंक्शन की वैल्यू भी b है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट b, राइट हैंड साइड लिमिट b, और a पे फंक्शन की वैल्यू ये भी b। तो लेफ्ट से, राइट से और a पे क्योंकि वैल्यू सेम है इसलिए इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल प्रूफ करनी होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अभी हमने समझा कि कोई फंक्शन f ऑफ x, कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, उस पर कॉन्टिन्यूस होगा अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के 1 2 3 4 5 उससे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करना है, मीन्स किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन किया हुआ है दो तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आइदर इक्वल टू 2x प्लस 3, और ये कब होगा, इफ x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, दो से छोटे या दो के बराबर जो रियल नंबर है उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, और दो से बड़े रियल नंबर्स के लिए फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो दो से पहले जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए फंक्शन कुछ और है, और दो से आगे जो रियल नंबर्स हैं वहाँ पे फंक्शन कुछ और है। तो यहाँ पे पॉइंट 2 है, x इक्वल टू 2। इससे पहले फंक्शन का ग्राफ कुछ और तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से ड्रॉ होगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 3, और दो के बाद के जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ड्रॉ होगा y इक्वल टू 2x माइनस 3 इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है, क्योंकि ग्राफ अलग अलग तरीके से ड्रॉ हो रहा है, तो हो सकता है कि पॉइंट 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, और उसको चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 2 पे, क्यों, क्योंकि हमें 2 पे डाउट है। 2 पे क्यों डाउट है, 2 पे इसलिए डाउट है क्योंकि 2 पे फंक्शन, 2 से पहले फंक्शन कुछ और तरीके से डिफाइंड है, और 2 के बाद जो रियल नंबर्स है उनके लिए फंक्शन कुछ और तरीके से डिफाइंड है, तो ग्राफ अलग अलग ड्रॉ होगा, और इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे ब्रेक आ जाए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 2, इसमें निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब होता है 2 से थोड़ा कम। ठीक है, 2 से जस्ट बहुत मीन्स 1.9999। ठीक है, तो मीन्स लेस देन 2, और लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैं नंबर लाइन दिखा रहा हूँ। नंबर लाइन में ये 2 है। ठीक है, 2 के जस्ट बगल में यहाँ पे 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा सा कम मीन्स 1.999 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस एच, और 2 के जस्ट राइट हैंड साइड में 2 प्लस एच, ये हो सकता है 2.000000 आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2x की जगह पे लिख देंगे, क्योंकि 2 से थोड़ा कम है ना, और 2 से थोड़ा कम मीन्स 2 माइनस एच, 2 माइनस एच प्लस 3। तो व्हेन x टेंड्स टू 2, जब हम 2 की ओर अप्रोच करेंगे, देन x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, x के जगह पे आ जाएगा 2 माइनस एच, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए h की, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, अभी बताया 2 से थोड़ा सा आगे 2.00 हो सकता है। ठीक है, और मीन्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, और 2 से बड़े रियल नंबर के लिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3। ठीक है, तो 2 से बड़े रियल नंबर के लिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिख देंगे 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे क्या x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव मीन्स 2 से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पे x की जगह पे लिख देंगे 2 प्लस एच, x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस एच। ठीक है, तो जब यहाँ से 2 की ओर अप्रोच करेंगे देन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लिमिट में x की जगह पे हम यहाँ पे 2 पे चेक कर रहे हैं, तो x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस एच, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 माइनस 3। अब यहाँ h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, 2 इंटू
2 + 0 -3 4 - 3 = 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 7, राइट हैंड साइड की वैल्यू 1, इक्वल नहीं है। इट मीन्स इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। हेंस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f(x), ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f(x) नॉट इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी 7 और राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू आई है 1। तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, और अभी हमने सारे केसेस देखे थे कि कब कब डिसकंटिन्यूस होता है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। हेंस ये भी लिखते हैं, हेंस f(x) इज discontinuous at x = 2। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 7, 8, 9, 10 इस तरह के क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।